सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सोनूदेव। आज हम बात करेंगे एडवोकेट राजदेव बौद्ध से, जो मैं आपको बता दूं कि बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य के साथ साथ ये धर्मगुरु है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो काफी सराहनीय है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। सर आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो SC/ST एक्ट जो भारत के संविधान के द्वारा जो उसको पावर दिया गया है और राष्ट्रपति का भी अमेंडमेंट है, उसमें राष्ट्रपति के थ्रू एक्ट बनता है, लेकिन आज के डेट में सर कमजोर होते जा रहा है। तो सर इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट जो बना हुआ है, कोई भी एक्ट खराब नहीं होता है, कमजोर नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना हो अच्छा क्यों न हो, अगर संविधान के पालन करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान ज्यों का त्यों रहता है। तो मुझे ये कहना है कि एक्ट में दोष नहीं है, एक्ट को पालन करने वाले में दोष है जो एक्ट को लागू नहीं करता है। जैसे कि सर कुछ दिन पहले हम लोग देखें, यानी 2 अप्रैल 2018 को जो SC/ST बचाव आंदोलन में जो पूरे भारत में जो भारत के SC/ST के लोग हैं बिना नेतृत्व के अपनी जिसको जो समझ में आया, वो समझ में आने के बाद से वो लोग उसको धरना प्रदर्शन किया। तो पुनः SC/ST एक्ट जो है फिर दोबारा उसको उस पर विचार किया गया, उसको फिर से लागू किया गया, फिर भी सर उसको कमजोर किया जा रहा है। तो उसमें क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, कमजोर जो किया गया था जिसके खिलाफ मैं पहले भी एक इंटरव्यू दे चुका हूँ कि गेहूं सांप से अगर विष निकाल दीजिए तो विषहीन हो जाता है, ठीक वैसा ही एट्रोसिटी एक्ट में किया गया था। जब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एहसास हुआ कि एक्ट बनने से क्या फ़ायदा है कि उसके अंतर्गत कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा अभूतपूर्व जन आंदोलन हुआ भारत में। आज़ादी के बाद ऐसा बड़ा आंदोलन कभी न देखा गया, न इतिहास में मिलता है। सर कि सिवान जिला में भी युद्ध स्तर पर काम किया गया, युद्ध स्तर पर रैली को निकाला गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसमें सरकारी किसी भी तरह का कार्य को बाधा नहीं किया गया था, जैसे सूचना के अनुसार, सूत्रों के अनुसार। लेकिन उसमें सर आपको भी देखा गया था, आप किस लिए वहाँ पर गए थे? सिवान जिला में भी दिल्ली से जो चिंगारी निकली वो यहाँ भी पहुँची सिवान में, और एक मानव होने के नाते संविधान में आस्था रखने के चलते यहाँ के लोगों ने भी अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया, जिसमें मैं भी था, और हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया बिना सरकार के कोई परिसंपत्ति को क्षति किए हुए। हम लोग यही मांग कर रहे थे कि एट्रोसिटी एक्ट जिस अवस्था में पहले थी उसको पुनः रखा जाए, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाए, और जिसका परिणाम हुआ कि राज्यसभा और लोकसभा को बाध्य होकर के पूर्ण बहुमत से अमेंडमेंट बिल लाया गया और उसको पास किया गया। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इंटरफेयर किया था, कोई भी कानून जो बनता है तो संसद से बनता है, और बिना संसद की अनुमति का सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था। तो सुप्रीम कोर्ट को भी भारत की जो गरीब जनता थी, जो उस कानून से प्यार करती थी, एक्ट से प्यार करती थी, मुंहतोड़ जवाब दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट को अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पुनः जो है उस एक्ट को वैसा ही बहाल किया। लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि एट्रोसिटी अंतर्गत जो केस होती है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उसके पदाधिकारी जज होते हैं, और मैक्सिमम केस में जघन्य से जघन्य अपराध दलितों पर हो रहा है, उसमें भी बेल माननीय लोअर कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो 16 नौजवान हमारे शहीद हो गए, उस एक्ट को बहाल करने के लिए भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ था कि अपने जो पदाधिकारी है किसी विभाग में चाहे कहीं केस का सत्यापन होगा और उसके बाद गिरफ्तारी होगी, इसके चलते आंदोलन हुआ। लेकिन देखा जा रहा है कि जो अमेंडमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट, उसी के अंतर्गत आज भी थाना हो या कोर्ट हो वह काम कर रहा है और कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पुनः मुझे ये कहना है इस चैनल के माध्यम से कि धीरे धीरे जब अनुसूचित जाति जनजाति को एहसास हो जाएगा कि इस कानून से कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा है,
तो हो सकता है कि निकट भविष्य में एक बार पुनः जो है जन आंदोलन करना पड़ेगा और यह एहसास कराना पड़ेगा कि जो एक्ट में जो प्रावधान है, एफआईआर होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी और सेशन कोर्ट से उसका बेल नहीं होगा, उच्च न्यायालय से किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट होता है उसके द्वारा बेल होगा। तो निकट भविष्य में यह मामला धीरे धीरे सुलग रहा है और सारे लोग जो पीड़ित लोग हैं इसको महसूस कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अच्छा सर, 29 जुलाई 2022 को आपको सर न्यायालय में देखा गया SC/ST एक्ट से रिलेटेड जो 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था, तो सर किस वजह से आप गए थे, किस तरह का मुकदमा था? देखिए, 2 अप्रैल 2018 को सिवान में आंदोलन हुआ और मानववादी होने के चलते हम लोगों ने समूह में उस एक्ट का विरोध किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था। और सिवान शहर में 2 थाना है, एक नगर थाना, एक मुफस्सिल थाना है। CCTV कैमरा लगा हुआ है। उस फुटेज के आधार पर चिन्हित लोगों को, ऐसा तो आंदोलन में हजारों हजार लोग थे, लेकिन खास लोगों को निशाना बनाया गया जो समाज को दिशा दे रहे थे। उसमें परमात्मा राम MLC का नाम है, अमरनाथ यादव पूर्व विधायक माले का नाम है, उसके बाद में एक प्रदीप यादव है सामाजिक कार्यकर्ता, उसका नाम है, एक मृत्युंजय यादव है सामाजिक कार्यकर्ता, उसका नाम है, वो सिहर यादव जो RJD के हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उनका नाम है, डॉक्टर M R रंजन जो जिला मलेरिया पदाधिकारी हैं, सह SC/ST एम्प्लॉई एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम है। और मैं धर्मगुरु हूँ, मैं जोड़ता हूँ, समाज को तोड़ता नहीं हूँ। लेकिन सर न्यायालय तो ये साबित किया है और जो FIR हुआ है उससे यह साबित हो रहा है कि डॉक्टर, धर्मगुरु, बोधाचार्य, ये जो समाज का सेवक है वो कानून के अनुसार कानूनी गैर कानूनी काम किया है, लोग का सरकारी कार्य को मतलब कि उसको बाधा पहुंचाया, इसलिए आप लोग को FIR किया गया और फिर आप लोग को न्यायालय में बुलाया गया हाजिरी के लिए। तो सर इसमें क्या कुछ करना चाहिए? क्या बोधाचार्य जो है क्रिमिनल होता है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है? इसमें जो है ये क्रिमिनल से डकैती करने का मामला नहीं है, रेलवे को लूटने का मामला नहीं है, ये जन आंदोलन है। फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ तो पूरी जनता साथ थी, उसमें बड़े बड़े फिलोसफर लोग थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, लॉयर लोग थे। तो हम लोग भी एक मानव है, मानवता के नाते हम लोगों ने आंदोलन को सपोर्ट किया और फुटेज के आधार पर थाना ने FIR किया। FIR होना कोई गुनाह नहीं है, अपराधी नहीं है, सज़ा मिलने के बाद अपराधी कोई होता है। केस तो बहुतों पर हुआ है, जितने भी भारत का 6 लोग हैं सभी पर मुकदमा चला। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर मुकदमा चला था, तो क्या अम्बेडकर साहब क्रिमिनल हो गए? वैसे ही राजदेव बौद्ध हो चाहे डॉक्टर M R रंजन हो जो समाज के शुभचिंतक हैं, उस पर भी मुकदमा किया गया है। लेकिन माननीय न्यायालय जो है वो साक्ष्य खोजती है कि हम लोग क्या किए हैं, तो साक्ष्य तो किसी के पास है नहीं। न रेलवे में आग लगाते हुए हम लोग देखे गए हैं, न बस में आग लगाते देखे गए हैं, न सरकारी संपत्ति को क्षति करते हुए देखेंगे, कोई साक्ष्य नहीं है। और एक ये सोची समझी रणनीति के अंतर्गत जो समाज के अगुआ लोग थे उनको फंसाया गया। लेकिन न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि उस केस में कोई साक्ष्य नहीं है, केवल हम लोग आवाज़ निकाल रहे थे और उस एक्ट को बहाल करने के लिए हम लोग बाहरी सरकार को हम लोग जगा रहे थे कि जागो भाई। तो इसलिए क्या सिवान की जो न्यायालय है इस पर आपको भरोसा है? न्यायालय पर कौन भरोसा नहीं करेगा? बाबा साहब के द्वारा न्यायालय बनाया गया है। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान के अनुसार से सारी शासन प्रणाली बनी हुई है। तो अगर जो न्यायालय में विश्वास नहीं करता है, वो बाबा साहब विश्वास नहीं करता, संविधान में विश्वास नहीं करता, उसके हम लोग अनुयायी हैं। तो न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। और आपसे मैं बता दूं कि मैं एडवोकेट भी हूं, बहुत दिनों तक सिविल कोर्ट सिवान में मैंने प्रैक्टिस किया। अभी मेरा थोड़ा पेशा बदला हुआ है, पुनः 26 में मैं कोर्ट में आ जाऊंगा। तो मैं खुद लॉयर हूं और लॉयर होकर के अगर कानून का मैं पालन नहीं करूंगा तो लॉयर कहलाने के कोई मेरा अधिकार नहीं है।